हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। MP वर्ग 2 साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक ब्रह्मांड हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आपको बेसिक से बिल्कुल सारी चीज़ें पिछली क्लासों में बता दी हैं। ये हमारी क्लास नंबर 8 है, जिसने भी 7 क्लासें हो चुकी हैं। नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके ज़रूर देखें। यदि आप फर्स्ट क्लास से देखते हैं तो आपका पूरा बेसिक क्लियर होगा और आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद होती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे सूर्य की संरचना। इससे पहले हमने सबसे पहले पार्ट में आपको ब्रह्मांड की बिल्कुल बेसिक जानकारी दी थी कि ब्रह्मांड के बारे में जो अध्ययन है वो किस चीज़ का किया जाता है और जो ब्रह्मांड है उसकी शाखाएं क्या क्या होती हैं, सारी चीज़ें। इसके बाद हमने दूरी मापने की इकाइयाँ पढ़ी थी ब्रह्मांड में। ठीक है, इसके बाद आपको जो अवधारणाएं दी गई, टॉलमी का सिद्धांत क्या होता है, बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, इसमें हम करेंगे सूर्य की संरचना। इससे पिछली क्लास में अर्थात क्लास 7 में हमने पढ़ा था सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल क्या होता है, जो हमारा सौर परिवार है उसमें क्या कुछ चीज़ें आती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सूर्य की संरचना। अब केवल हमें सूर्य तो पढ़ना नहीं होता। ठीक है, सूर्य क्या है, एक तारा है। तो तारे के बारे में आपको बता दिया था एक लेक्चर में कि तारा कैसे बनता है, उसका विकास कैसे होता है और कैसे उसका अंत होता है। तो सूर्य भी क्या है, हमारा एक तारा है। और जो आकाश गंगा हमारी दुग्ध मेखला है, उसका क्या है, एक हिस्सा है, उसकी परिक्रमा ये करता है। ठीक है, तो सूर्य की संरचना में भी कुछ मतलब स्तर पाए जाते हैं। तो ये सारे स्तर हमें पढ़ने होते हैं। इससे आपका पिछली बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं सूर्य की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ सन है, तो इसको दो भागों में बांट करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आंतरिक भाग होता है और दूसरा होता है बाह्य भाग। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो आंतरिक भाग है इसमें 3 स्तर आ जाते हैं। पहला होता है कोर, दूसरा होता है विकिरण मेखला रेडिएटिव जोन, तीसरा होता है संवहन मेखला जिसे कन्वेक्शन जोन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें हमें एक एक करके डिस्कस करनी होती हैं कि कोर क्या कहलाता है, इसमें कौन सी घटनाएं होती हैं और जो कोर है इसका टेम्परेचर क्या होता है, सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद जो बाह्य भाग आता है इसमें भी 3 स्तर पाए जाते हैं। तो पहला होता है प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर, दूसरा होता है वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर और तीसरा होता है कोरोना। ठीक है, इसे सूर्य किरीट भी कहा जाता है। तो आपको बस पहले तो यही क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा एक बाह्य भाग नहीं है सूर्य की संरचना का, या कौन सा एक एक्सटर्नल लेवल नहीं है। तो आपको याद रखना है, एक तो आंतरिक भाग होता है और एक बाह्य भाग होता है। तो पहले हम ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आपको इमेज के माध्यम से दिखाएंगे, जो बेसिकली मैंने खुद नोट्स बनाए हुए हैं उससे, कि कैसे आपको इसे कवर करना है और कैसे आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी बस इतना याद रखेंगे कि सूर्य की संरचना में 2 लेवल होते हैं, आंतरिक भाग होता है और एक होता है बाह्य भाग। ठीक है, तो प्रत्येक में 3-3 इसके स्तर आते हैं। अब एक कोर क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो सबसे आंतरिक भाग होता है ये हमारा होता है कोर। क्या होता है, कोर। कहीं कहीं आपको बुकों में कोड भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ही बात है। तो यह सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर कहलाता है। क्या होता है, सबसे अंदर का स्तर होता है। फिर इसके बाद आपका विकिरण मेखला होगी, इसके बाद आपकी संवहन मेखला होगी, इसके बाद आपका प्रकाश मंडल होगा, इसके बाद आपका वर्णमंडल होगा, उसके बाद आपका कोरोना होगा, किरीट होगा। ठीक है, तो सबसे आंतरिक जो भाग है, तो ऐसा मतलब इमेज हम किसी भी तरीके से, कोई इसका एक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जो अंदर के 3 स्तर होते हैं इन्हें कहा जाता है क्या, आंतरिक स्तर। ठीक है, और जो बाहर के होते हैं उन्हें बाह्य स्तर कहते हैं। तो सबसे जो आंतरिक स्तर है वो क्या है, कोर है। क्या है, कोर है। और यह नाभिकीय भट्टी के समान होता है जहां ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यदि आपसे पूछता है कि सूर्य को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, या सूर्य का ऊर्जा ग्रह, जैसे हमारा ऊर्जा ग्रह क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसी तरह से जो सूर्य का ऊर्जा ग्रह है वो आपका कोर कहलाता है। एक क्वेश्चन ही निकल करके आता है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर कोर है और यह नाभिकीय भट्टी के समान है जहां ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इसका ताप बता दें आपको, सबसे ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है। ताप और दाब सबसे ज़्यादा यदि आपसे पूछता है कि सूर्य की किस परत का होता है, तो वो कोर का होता है। कितना होता है, तो 1.5 × 10⁻⁷, मतलब इसे ऐसा लिखेंगे। ठीक है, 1.5 × 10 के ऊपर ऐसा 7 की घात। ठीक है, या इसी को कहते हैं 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता होना चाहिए, आपका ये मापन में जब हम पढ़ेंगे तो आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती तो उसमें भी बदलने के लिए आता है। तो 1 मिलियन में आपका कितना होता है, 10 लाख होता है। तो इस तरीके से तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का है, या फिर इतना। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब इतना अधिक तापमान होता है, तो इसकी वजह से यह प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है। अब जिसने पिछले वीडियो देखे होंगे उसको पता होगा कि प्लाज्मा अवस्था क्या होती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि पहले आप
आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको फिर बाद की सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो जब इतना अधिक ताप होता है तो जो का जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो सूर्य में ऊर्जा मिलती है यहाँ से, वो अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा अवस्था होती है। और नाभिकीय अभिक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो आपको पता होगा नाभिकीय अभिक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, एक तो आपका होता है विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। तो जो नाभिकीय संलयन होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के अणु मिल करके और 1 हीलियम का अणु बनाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है और यही ऊर्जा एक तारे को मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी क्रिया कहाँ होती है? आपके कोर भाग में होती है। अब देखते हैं कि जो सूर्य होता है, जो यहाँ ऊर्जा मुक्त हो रही है, उसका 1 सेकंड मतलब प्रति सेकंड हाइड्रोजन का कितना खरब? 10 खरब पाउंड उपयोग कर लेता है। तो इतनी चीज़ें आपको कोर के बारे में, इसका टेम्परेचर याद रखिए। और ऊर्जा ग्रह कहा जाता है किसका? आपके सूर्य का। ठीक है, एक पार्ट। अब देखते हैं दूसरा जो स्तर है वो है विकिरण मेखला, रेडिएटिव जोन। तो ये तो हो गया आपका क्या? कोर। कोर के बाद आपका आता है रेडिएटिव जोन। कौन सा आता है? रेडिएटिव जोन। तो यहाँ से जो ऊर्जा निकलती है, कहाँ? कोर से। तो वो किस रूप में निकलती है? तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के फॉर्म में निकलती है। तो ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? आपके विकिरण मेखला में, रेडिएटिव जोन में। तो आपसे पूछेगा कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण जो सूर्य है उसके किस स्तर में होता है? तो एक तो आंतरिक स्तर कहेंगे या फिर विकिरण मेखला में। ठीक है, क्योंकि ये आंतरिक स्तर का ही पार्ट है। तो याद रखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगें। नेक्स्ट है आपका संवहन मेखला, जो तीसरा स्तर होता है, कन्वेक्शन जोन इसे कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है? एक पार्ट आपका कोर हो गया, इसके बाद आपका हो गया विकिरण मेखला और इसके बाद आपका कन्वेक्टिव जोन जो होता है तीसरा, संवहन मेखला जो होती है। तो यहाँ क्या होता है कि अब जो सूर्य के कुछ पदार्थ होते हैं, इनको ऊर्जा तो प्राप्त होती है, तो कुछ ठंडे पदार्थ होते हैं और कुछ होते हैं गर्म पदार्थ। ठीक है, यहाँ पर दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो जो ठंडा पार्ट होता है वो गर्म की तरफ और गर्म पार्ट जो होता है वो ठंडे की ओर विचरण करने लगता है। तो ये कैसी गति होती है? चक्रीय गति होने लगती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है ऊर्जा का संवहन। तो किस फॉर्म में होता है? चक्रीय फॉर्म में। मतलब जो ठंडी वस्तु होती है वो गर्म की ओर जाती है और गर्म ठंडा, ताकि लेवल बना रहे। ठीक है, तो यही होता है संवहन मेखला। तो आपसे कहेगा कि सूर्य के पदार्थों में चक्रीय गति किस स्तर में देखने को मिलती है? तो वो संवहन मेखला कन्वेक्टिव जोन में देखने को मिलती है। तो 3 स्तर ये आपके आंतरिक स्तर होते हैं। सबसे पहला कोर होता है, दूसरा होता है आपका रेडिएटिव जोन और तीसरा होता है कन्वेक्शन जोन। आपको तीनों आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। अब हम देखते हैं आपका चौथा जो स्तर होता है सूर्य का। वैसे यदि टोटल परत पूछता है तो 6 परतें आपको बतानी। कितनी होती हैं? 6 परतें। ठीक है, फिर इन 6 परतों को 2 भागों में बांट दिया गया है, आंतरिक और बाह्य में। तो बाह्य भाग जो होता है उसके भी 3 स्तर। तो इसमें सबसे पहला आता है प्रकाश मंडल। और 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि जो सूर्य है जब हम उसे देखते हैं तो हम उसका कौन सा भाग देख पाते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया था। और ऑप्शन था आपका प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या फिर संवहन मेखला। तो आपको बताना था, तो वो है प्रकाश मंडल। जब हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं वो आपकी प्रकाश मंडल है, हम प्रकाश मंडल को देख पाते हैं। ठीक है, तो सूर्य की ऊपरी सतह जो हमें दिखाई देती है वो प्रकाश मंडल कहलाती है। यह एक दृश्यमान स्तर है जिसे हम देखते हैं या देखा जाता है। तो ये याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब इसका तापमान की बात करते हैं तो इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें छोटे छोटे दाने के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। किस स्तर में? प्रकाश मंडल में, जिन्हें क्या कहते हैं? कणिकाएं, ग्रेनल्स कहते हैं। ये याद रखिए, पूछेगा आपसे कि छोटी छोटी कणिकाएं जैसी रचना जिसे ग्रेनल्स कहते हैं या कणिकाएं भी कहते हैं, मतलब इंग्लिश में इसे ग्रेनल्स कहते हैं, हिंदी में कणिका कहते हैं। ठीक है, तो ये किस स्तर में पाई जाती हैं? तो प्रकाश मंडल में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक यहाँ से निकल के आता है कि सौर कलंक क्या होता है। तो इसमें बड़े बड़े धब्बे जैसी आकृतियाँ बन जाती हैं किस मंडल में? प्रकाश मंडल में। उन्हें सौर कलंक कहा जाता है। और सौर कलंक की आपसे पूछ ले कि खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। ठीक है, अब सौर कलंक होता क्या है? तो सूर्य के प्रकाश मंडल पर अस्थायी घटनाएं, मतलब कुछ ऐसी अस्थायी घटनाएं जो कम समय के लिए होती हैं, धब्बों के रूप में दिखाई देने लगती हैं, इसी को सौर कलंक कहते हैं। और ये घटनाएं किस स्तर में होती हैं? प्रकाश मंडल में। ठीक है, अब जो सौर कलंक है इसका जो टेम्परेचर है वो कहीं कहीं 1400 दिया गया है और कहीं कहीं 2700 से 4200 डिग्री सेल्सियस होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य का सबसे ठंडा भाग कौन सा माना जाता है और ऑप्शन में यदि सौर कलंक है तो बिल्कुल आपको सौर कलंक लगाना है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ कम रहता है। ठीक है, सौर कलंक का एक चक्र कितना होता है? 11 वर्षों का, मतलब एक चक्र पूर्ण होता है सौर कलंक का 11 वर्षों में। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर।
इसके बाद अगला लेवल आता है वर्णमंडल, जिसे क्रोमोस्फियर कहते हैं। तो इसका तापमान सर्वाधिक होता है, कितना सर्वाधिक, मतलब बहुत हाई होता है। कितना होता है, 40, सॉरी यहाँ 4000 होगा, 1 मिनट, यहाँ 4000 होगा, ठीक है, मिस प्रिंट है, थोड़ा सा आप सुधार कर लें। 4000 से 20000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। इस मंडल का रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है, ठीक है। किसके कारण, तो हाइड्रोजन के कारण होता है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण, मतलब जो आपको देख पाते हैं वो कौन सा मंडल है, आपका प्रकाश मंडल। लेकिन जो आपका ये 2 मंडल होते हैं सबसे बाहरी, वर्णमंडल और कोरोना, तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो ये फिर हमें दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि डायमंड की अंगूठी की तरह संरचना किसकी होती है, या चंद्राकार आकृति जिसे कहते हैं, तो वो भी आपके वर्णमंडल की आकृति होती है। अब इसके बाद लास्ट जो स्तर होता है सूर्य का, वो होता है कोरोना या किरीट, जिसे सूर्य मुकुट कहा जाता है। तो सूर्य की सबसे बाहरी परत, सबसे भीतरी परत कौन सी है, कोर है, और सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, आपकी कोरोना सूर्य किरीट होती है। इसका तापमान 1 मिलियन से 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत अधिक इसका भी टेम्परेचर होता है। एक्सरे किरणों का उत्सर्जन कहाँ पर होता है, तो यहीं पर होता है। अब आपसे पूछ लेगा एक्सरे की खोज किसने की थी, तो रोंटगन ने। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कम रहता है, इस कारण से हम कभी कभी डेली क्लास नहीं दे पाते हैं, फिर भी हम बहुत प्रयास करते हैं कि आपको डेली क्लास दें और बहुत अच्छा कंटेंट आपको दे पाएँ, ठीक है। यह भी अब हम कब दिखाई देता है, तो यह भी हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। तो ये तो आपके 6 स्तर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा इमेज के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न करते हैं, ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जाएं। थोड़ा सा यहाँ धुंधला दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, ये आपका आंतरिक स्तर है, क्या, कोर है, क्या है, कोर है। और इसका तापमान कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, या 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। इसी को 1,50,00,000 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। अब क्या होता है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो इतने तापमान पर क्या होने लगता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होने लगती है। अभी नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन आपने पढ़ा होगा, तारे में ईंधन जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर डिपेंड होता है। मतलब हाइड्रोजन के अणु क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है, और जो है इसी से पूरे सूर्य को रोशनी मिलती है, मतलब ऊर्जा इसी से मिलती है, ठीक है। तो ये प्रमुख स्रोत है किसका, ऊर्जा का, कोर। सूर्य, यदि आपसे पूछ ले कि सूर्य की ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो वो कोर होता है, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा स्तर आता है विकिरण मेखला, जिसे रेडिएटिव जोन कहते हैं। तो यह क्या होता है, तो मतलब जो कोर में ऊर्जा बनती है वो बाहर निकलती है, किस फॉर्म में निकलती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और ये तरंगें किससे होती हुई जाती हैं, विकिरण मेखला से। तो ये आपको याद रखना है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है ऊर्जा, किस स्तर में, विकिरण मेखला में, रेडिएटिव जोन में। फिर तीसरा स्तर होता है आपका संवहन मेखला। क्या होता है, संवहन मेखला, कन्वेक्टिव जोन जिसे कहते हैं। तो यह क्या होता है, कन्वेक्टिव जोन, तो कुछ पदार्थ जो ठंडे हैं वो गर्म की तरफ, और गर्म पदार्थ ठंडे, मतलब इस तरह से आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं, ठंडा गर्म की ओर और गर्म ठंडे की ओर मतलब अग्रसर रहता है। तो यही चक्रीय गति कहलाती है, और इसमें ऊर्जा का संवहन होता है, ठीक है, किस फॉर्म में, चक्रीय फॉर्म में। तो ये आपका तीसरा स्तर। तो ये तीनों स्तर मिला करके क्या कहलाते हैं, ये सूर्य की आंतरिक परतें कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट लेवल है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, यदि आपसे पूछ ले कि सूर्य की सबसे चमकदार सतह कौन सी होती है, तो वो आपकी होती है प्रकाश मंडल। कौन सी, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। यही क्या होता है, हम देख पाते हैं, जो वो क्या है, हमारा प्रकाश मंडल है, मतलब ये दृश्यमान होता है। इसमें ये छोटे छोटे दाने जैसी आप संरचनाएं देख रहे हैं, इसी को कणिकाएं कहते हैं, ग्रेनल्स कहते हैं। अब आप ये देख रहे हैं अस्थायी संरचनाएं इसमें कुछ बन जाती हैं, बड़े बड़े से डॉट, ये सौर कलंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सौर कलंक, ठीक है। और सौर कलंक से ही क्या आते हैं, आपके सौर तूफान उत्पन्न होते हैं। अब नेक्स्ट लेवल है आपका, क्या है, प्रकाश मंडल के बाद में आपका वर्णमंडल, क्रोमोस्फियर। तो इसका रंग लाल होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर अधिक होता है, और हाइड्रोजन की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। तो ये वर्णमंडल होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल और सबसे लास्ट जो स्तर होता है वो होता है आपका कोरोना और क्रीट। इसका टेम्परेचर हाई होता है, 1 मिलियन से 2 मिलियन तक होता है, ठीक है।
और जो कोरोना है क्रीट है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, मतलब जो बाहरी दो परतें हैं कोरोना और जो वर्णमंडल है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है। जबकि जो हम बेसिकली हम जो सूर्य की तरफ देखते हैं तो जो हमें सतह दिखाई देती है वो प्रकाश मंडल होती है। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है, आपको आसानी से याद हो चुका होगा। अब इसके बाद कुछ और दो तीन चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपकी सौर ज्वाला क्या होती है और सौर हवाएं क्या कहलाती हैं। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो सौर ज्वाला सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, जिसे सौर कलंक के निकट, मतलब हमने अभी देखा कि सौर कलंक मतलब जो अस्थायी धब्बे जैसी संरचनाएं होती हैं वर्णमंडल में, प्रकाश मंडल में, उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल में संरचनाएं देखी जाती हैं तो इस आपकी सौर कलंक कहलाती हैं। तो सौर कलंक के निकट में चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की स्पर्श क्रॉसिंग, मतलब जो चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं वो हमने देखा था किस फॉर्म में निकलती हैं, किस स्तर में निकलती हैं आपकी, तो दूसरा स्तर होता है आपका संवहन मेखला। ठीक है, तो जो इसकी क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की स्पर्श क्रॉसिंग या पुनर्गठन के कारण सौर ज्वालाएं ऊर्जा का एक अचानक विस्फोट है। मतलब इसमें जब अचानक विस्फोट होता है तो वही कहलाती हैं सौर ज्वालाएं, और यह संचार उपग्रह जो हमारे होते हैं जैसे नेट सेट होते हैं, ठीक है, तो इनको प्रभावित करती हैं। तो उपग्रह के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस करेंगे कि आपका आर्यभट्ट क्या होता है, भास्कर क्या है, रोहिणी श्रेणी के उपग्रह क्या होते हैं, ठीक है, संचार उपग्रह क्या होते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस सौर ज्वाला याद रखेंगे। इसके बाद सौर हवाएं जो होती हैं सोलर विंड्स, तो ऊर्जा आवेशित कणों, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक धारा जो सूर्य से बाहर की ओर बहती है वही कहलाती है सौर हवाएं। और इससे क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में जब ये प्रवेश करता है तो रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, और इसकी वजह से उत्तरी ध्रुव, मतलब हमारे दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा या कहीं कहीं अरोरा मिलता है, ठीक है, बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर आपका ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना देखने को मिलती है। तो ये दो चीज़ें भी आपको याद रखनी है, सौर ज्वाला और सौर हवाएं। मतलब पूछा जा सकता है कि ये घटना कहाँ पर घटती है, जैसे कह दिया ऑरोरा बोरियोलिस की घटना किस ध्रुव पर होती है, तो उत्तरी ध्रुव पर। एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए आज के हमारे सूर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम हमारे ग्रह उपग्रह के बारे में हम स्टार्ट करेंगे, आपको सारे ग्रह की अच्छे से जानकारी देंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, और यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर भी जरूर करें, लाइक करें। ठीक है, इसके बाद यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो सबसे बेस्ट क्या होगा, आप पीडीएफ के चक्कर में ना पड़ें, आप स्वयं से यदि नोट्स बनाते हैं, ज़्यादा बड़ी हम क्लास रखते भी नहीं हैं, तो आपका बहुत अच्छा नोट्स क्लियर होगा। और आपको इसके अतिरिक्त कहीं भी यदि जानकारी मिलती है तो आप अपने नोट्स में इंक्लूड करते हुए चलेंगे, और जब आप रिवीजन करेंगे एग्जाम के समय 2-3 दिन पहले तो आप बहुत आसानी से सारी चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर लगाएं, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और क्या लेवल रहता है। ठीक है, आपका कंपटीशन बहुत हाई है तो आपको तैयारी भी बहुत हाई करनी होगी। ठीक, यदि आपको सेशन आया है पसंद तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।